सबसे पहली चीज जो हमें डिस्कस करनी है वो है कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल, कोरियोलिस फोर्स, इसे कोरियोलिस इफेक्ट भी कहते हैं। इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो कोरियोलिस बल को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। ये एक ऐसा बल है जो लग रहा है पृथ्वी के रोटेशन की वजह से। रोटेशन, और अर्थ रोटेशन करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ पृथ्वी घूमती है अपनी धुरी के चारों तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ। रोटेशन को ही हिंदी में कहा जाता है परिभ्रमण, इसी को घूर्णन भी कहते हैं। तो घूर्णन के कारण लगने वाला ये बल है, और अगर अर्थ रोटेशन छोड़ दे तो शायद कोरियोलिस फोर्स भी लगना बंद हो जाएगा। कोरियोलिस बल इस रीजन से लग रहा है। कोरियोलिस बल जो है ये कुछ इस तरह से लगता है कि उत्तरी गोलार्ध में जो भी पवनें अपने लक्ष्य तक जाने की कोशिश करती हैं, जैसे मान लो यहां से पवनें जाना चाहती है यहां तक, हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक विंड्स जाना चाहती है, तो विंड्स अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचती, वो उसके आगे चले जाती हैं या दाईं ओर मुड़ जाती हैं, राइट साइड में टर्न हो जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में जहां पे भी पवनें जा रही होती है वो उसके लेफ्ट साइड में टर्न करती है। ये जो है यही कोरियोलिस बल है। कोरियोलिस बल वो बल है जो पवनों आदि को अपने लक्ष्य से जाने से उनकी दिशा बदल देता है, थोड़ी सी उनको दाईं ओर मोड़ देता है उत्तरी गोलार्ध में, और बाईं ओर मोड़ देता है दक्षिणी गोलार्ध में। और ये जो दायां बायां का नियम है, राइट और लेफ्ट का लॉ है, इसे कहते हैं फेरल्स लॉ। फेरल्स लॉ, फेरल नाम के एक वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर इसको कहा जाता है फेरल का नियम। फेरल का नियम। कोरियोलिस बल के कारण ही चक्रवात बनते हैं, कोरियोलिस बल की वजह से ही पूर्वा पश्चिमा पवनें चलती हैं, कोरियोलिस फोर्स की वजह से ही एंटी साइक्लोन्स भी बनते हैं, प्रति चक्रवात, चक्रवात, काफी सारी चीजें हैं जो कोरियोलिस फोर्स पे डिपेंड करती हैं। इवन हमारी मानसून विंड्स भी डिपेंड करती है किस पे? कोरियोलिस बल पे। कोरियोलिस बल अब सबसे ज्यादा कहाँ लग रहा है, सबसे ज्यादा कहाँ मोड़ रहा है? तो वो स्थान जो पृथ्वी के बिल्कुल धुरी, ये एक्सिस है अर्थ की, जिसको हम धुरी कहते हैं। जैसे ग्लोब के अंदर एक सुई होती है, नीडल होती है, उसके चारों तरफ ग्लोब घूमता है, वैसे ही हमारी पृथ्वी में अगर हम कल्पना करें किसी सुई की जिसके चारों तरफ हमारी पृथ्वी घूम रही होगी, वो कहलाएगी पृथ्वी की धुरी, एक्सिस। अर्थ के एक्सिस जो है उसकी टिप टच करती है किसको? नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल का जो टिप है या बिंदु है वो तो धुरी के ऊपर ही स्थित है, तो वो उसमें वो बहुत ज्यादा घूमता है, या घूमता नहीं, बहुत ज्यादा उसमें घुमाव महसूस होता है। डायरेक्शन का जो चेंजेस है वो सबसे ज्यादा फील कहाँ होते होंगे? ध्रुवों पर। तो सबसे ज्यादा कोरियोलिस फोर्स कहाँ लगता है? पोल्स पर लगता है, ध्रुवों पर लगता है। सर्वाधिक कोरियोलिस बल पोल्स पर, ध्रुवों पर लगता है। हाईएस्ट कोरियोलिस फोर्स, हाईएस्ट सीएफ कोरियोलिस फोर्स, दोनों ध्रुवों पर सर्वाधिक कोरियोलिस बल। और विषुवत रेखा जो होती है वहां पे सबसे कम कोरियोलिस फोर्स लगता है। 0 डिग्री कहते हैं इक्वेटर को, 0 डिग्री पर कोरियोलिस फोर्स की वैल्यू भी 0 है। न्यूनतम कोरियोलिस बल या बिल्कुल लग ही नहीं रहा कोरियोलिस फोर्स, कहां पे? इक्वेटर पे। अब कोरियोलिस फोर्स बहुत शॉर्ट में समझते हैं कि कैसे क्रिएट हो रहा है। ये वाला डायग्राम बनाएंगे हम बाद में, थोड़ी देर बाद ये वाला भी बनाएंगे, पर कोरियोलिस फोर्स को थोड़ा सा समझते हैं। आपको पता है अर्थ का शेप किस तरह का है? जियोइड शेप है। इलिप्टिकल शेप कह रहे हो आप, बट एग्जैक्ट उसका जो नाम है वो जियोइड शेप है। जियोइड शेप कुछ ऐसा है कि पृथ्वी ध्रुवों से थोड़ी सी चपटी है और विषुवत रेखीय क्षेत्र में थोड़ी ज्यादा फैली हुई है, प्रसारित है, एक्सपेंडेड है। तो अर्थ पे, अर्थ का सबसे एक्सपेंडेड, सबसे फैला हुआ भाग है इक्वेटर, विषुवत रेखा, और यहाँ पे पोल्स मान लीजिए। तो अब अर्थ जब रोटेशन करती है पश्चिम से पूर्व, तो रोटेशन की वजह से दिन और रात बनते हैं। एक रोटेशन अर्थ का 360 डिग्री का जो रोटेशन है वो लगभग कंप्लीट होता है 24 घंटे में। 24 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट करती है अर्थ। हालांकि एग्जैक्ट है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, बट राउंड फिगर में लगभग माने तो 24 घंटे में। अब 24 घंटे में पृथ्वी के हर स्थान को 360 डिग्री घूमना है, सबको एंगुलर डिस्टेंस सेम कवर करना है। कोणीय दूरी पृथ्वी का हर बिंदु बराबर ही तय करेगा, हर बिंदु 360 डिग्री ही घूमेगा, पर रेखीय दूरी, लीनियर डिस्टेंस सबसे ज्यादा किसको कवर करना पड़ेगा? विषुवत रेखा। जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है ध्रुवों पर और ये एक पॉइंट है इक्वेटर पर। रोटेशन जब करना होगा, कंप्लीट 360 डिग्री का घूर्णन पूरा करना है, ध्रुवों पे जो बिंदु है उसको तो कोई डिस्टेंस कवर करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो एक्सिस के टिप पे है। वो बिंदु तो केवल ट्विस्ट करेगा अपने ही पॉइंट के ऊपर, अपनी ही पोजीशन पे। जबकि इक्वेटर के ऊपर जो पॉइंट है उसको बहुत लंबी दूरी तय करके वापस इस स्थान पर आना पड़ेगा, तब जाके उसका एक रोटेशन कंप्लीट माना जाएगा। जैसे इस पॉइंट का अगर हम देखें रोटेशन, ये यहाँ से रोटेशन स्टार्ट करेगा, घूमेगा घूमेगा, पीछे की तरफ जाएगा, घूमेगा घूमेगा, फिर जाके यहाँ पे आएगा, तब जाके उसके 360 डिग्री कवर होंगे। तो इक्वेटर जो है, जो कि सबसे एक्सपेंडेड पार्ट है अर्थ का, वहां पर किसी भी पॉइंट को अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। समय सबके पास सेम है, डिस्टेंस ज्यादा कवर करना पड़ रहा है कहाँ? इक्वेटर पे। तो रोटेशन की स्पीड का इफेक्ट सबसे ज्यादा कहाँ होगा? इक्वेटर पे। विषुवत रेखीय क्षेत्र में पृथ्वी की घूर्णन की गति सबसे ज्यादा रहेगी, क्योंकि वहां पे किसी भी बिंदु को जल्दी से घूम के आना होता है। 360 डिग्री कवर करने के लिए उसे लंबी दूरी तय करनी है, इसलिए उसको फास्ट चलना पड़ेगा। और सबसे कम रोटेशन की स्पीड है पोल्स पर, उनको कुछ करना ही नहीं, उनको ट्विस्ट होना है केवल वहीं पे। तो इसीलिए रोटेशन स्पीड में डिफरेंसेस होते हैं। सर्वाधिक घूर्णन की गति होती है विषुवत रेखा पर। किसकी स्पीड की बात हो रही है? विंड की स्पीड की बात नहीं हो रही, किसी चीज की स्पीड की बात नहीं हो रही, रोटेशन की स्पीड की बात हो रही, अर्थ के रोटेशन की स्पीड।
रोटेशनल स्पीड हाईएस्ट है इक्वेटर पे और सबसे लोवेस्ट है पोल्स पे। तो जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं घूर्णन की गति कम होती जाती है। मान लीजिए यहाँ पे हम किसी एक स्थान की बात करें, किसी एक लैटिट्यूड की, यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है ए नाम का, यहाँ बी नाम का व्यक्ति, यहाँ सी नाम का व्यक्ति, ए बी और सी। अब ए के पास एक बॉल है, ये है वो बॉल। ए बी को बॉल फेंकना चाहता है बी की तरफ। अब मान लीजिए कि ए बी और सी जिस स्थान पर खड़े हैं वहां की अर्थ की रोटेशनल स्पीड को हम इमेजिन कर लेते, कल्पना कर लेते हैं। मान लीजिए इक्वेटर की रोटेशनल स्पीड है 200 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसके ऊपर आसपास के एरिया की 100 किलोमीटर प्रति सेकंड, थोड़ी कमी होगी इक्वेटर से। यहाँ नीचे की भी 100 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये काल्पनिक है, रियल नहीं है। अब जब ए नाम का व्यक्ति बी की तरफ अपनी बॉल फेंकेगा, मान लीजिए 1 सेकंड में बॉल बी तक पहुंचती है, तो बी रुका हुआ वहां वेट तो कर नहीं रहा, हर चीज अर्थ पे कंटिन्यू रोटेट कर रही है, रुक रही तो नहीं है। तो इसीलिए 1 सेकंड के बाद बी अपनी पुरानी पोजीशन से कितना आगे निकल जाएगा, 100 किलोमीटर आगे। ये बी अपनी नई पोजीशन पे आ गया। अब बॉल जो कि ए वाले जोन से आ रही है, अधिक गति वाले क्षेत्र से आ रही है, बॉल घूम रही थी पश्चिम से पूर्व की ओर 200 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से, और फिर ए ने उसमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाया और उसको भेजा बी की तरफ। तो बॉल जब जाएगी बी की तरफ तो वो उसी रोटेशनल स्पीड को मेंटेन करते हुए बी की तरफ जाएगी। तो बॉल 1 सेकंड में बी की जोन में जब जाएगी तो बॉल पश्चिम से पूर्व की ओर ज्यादा गति से चल रही है, इसलिए बी तक पहुंचने के बजाय बॉल बी के आगे जाकर गिरेगी। और बॉल के और बी के बीच में गैप कितना आ जाएगा, 100 किलोमीटर का, क्योंकि दोनों की स्पीड में भी डिफरेंस इतना ही है, 100 किलोमीटर का। तो अब ए का टारगेट क्या था, ए का टारगेट था बी तक बॉल को पहुंचाना, टारगेट ये था बी, जबकि बॉल पहुंची उससे आगे जाकर। तो ये इस लक्ष्य का कौन सा साइड हुआ, राइट साइड। इसीलिए कहते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में हमेशा कोरियोलिस बल वस्तु को मोड़ देता है राइट साइड, दाईं ओर, चाहे वो कहीं से भी आए। अब सेम चीज अगर सदर्न हेमिस्फीयर में होती, 1 सेकंड में बॉल जब तक सी तक पहुंचती तब तक सी निकल चुका होता 100 किलोमीटर आगे। पर बॉल सी तक पहुंचने के बजाय बॉल तो सी से भी ज्यादा आगे जाकर गिरती। तो इसका मतलब जिस लक्ष्य की तरफ बॉल भेजनी थी सी की तरफ, वो उससे आगे जाकर गिर गई, आगे जाकर गिरी। तो लक्ष्य था सी, लक्ष्य मतलब बॉल का फेस किस तरफ था फेंकते वक्त, नॉर्थ से साउथ की तरफ, बॉल अपने टारगेट से आगे गिरी। तो ये कौन सा हैंड है, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे टर्न करता है कोरियोलिस फोर्स सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में। तो कोरियोलिस फोर्स का ये नियम इस तरह से डिराइव किया गया है, निकाला गया है। उत्तरी गोलार्ध में हमेशा दाईं ओर घुमाएगा कोरियोलिस बल, दक्षिणी गोलार्ध में हमेशा बाईं ओर घुमाएगा, लेफ्ट साइड में। ये आपका लेफ्ट और राइट नहीं है, ये किसका लेफ्ट और राइट है, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका लेफ्ट और राइट है। और हमें मेनली ये कोरियोलिस बल अप्लाई करके देखना है किसके ऊपर, पवनों पे। विंड जिस भी डायरेक्शन में चल रही होगी उस डायरेक्शन के हिसाब से फिर उसको राइट में मोड़ना है अगर उत्तरी गोलार्ध में है, और लेफ्ट में मोड़ना है अगर वो दक्षिणी गोलार्ध में। क्लियर है कोरियोलिस बल। तो कोरियोलिस बल पृथ्वी के परिभ्रमण या घूर्णन के कारण लगता है, रोटेशन की वजह से लगता है। कोरियोलिस बल के कारण वस्तु जो है, खासतौर पे फ्रीली मूविंग ऑब्जेक्ट्स जैसे कि पवने आदि, मुक्त रूप से गति कर रही वस्तुएं मुड़ जाती। फ्रीली मूविंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर कोई चीज इंजन से चला रहे हो, मोटर लगी हुई उसमें, तो वो तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकती है। फ्रीली मूविंग जिसमें कोई इंजन मोटर नहीं लगा हुआ, वो कोरियोलिस फोर्स की वजह से टर्न होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट साइड में, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड में। इस नियम को कहते हैं फेरल का नियम। सबसे ज्यादा कोरियोलिस बल लगता है ध्रुवों पर, सबसे कम जीरो लगता है कहाँ, इक्वेटर पर। इसी कोरियोलिस बल की वजह से पवनें चलती हैं, इसी की वजह से चक्रवात बनते हैं, साइक्लॉन्स, एंटी साइक्लॉन्स, सब कुछ कोरियोलिस फोर्स से बनता है। मॉनसून विंड्स को और मॉनसून को समझने के लिए भी कोरियोलिस फोर्स सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर है कोरियोलिस फोर्स। तो कोरियोलिस बल को, ये वाली चीजें तो सिर्फ हमारे समझने के हिसाब से थी, हम केवल ये वाले पॉइंट्स लिखेंगे, ये नहीं करेंगे। तो आप ये वाला डायग्राम बनाएं और ये वाला बनाएं। और बना लिया, अच्छा बनाओगे ये वाला, चलो बनाओ जो बनाना है। ये 2-3 डायग्राम है, मेन आपको ये वाला और ये वाला डायग्राम बनाना है, फेरल का नियम लिखना है। और शॉर्ट में मैं आपको 2 लाइन लिखवा भी दूंगी, पर आप, हाँ, हाँ, हम्म, हम्म। अर्थ पश्चिम से पूर्व घूम रही है, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में वो दाईं ओर मोड़ रही है वस्तुओं को, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मोड़ रही है। क्योंकि जब तक वो ऑब्जेक्ट हाई स्पीड जोन से जहां से छोड़ा गया है, वो जहां टारगेट स्पॉट तक पहुंचता है, तो ऑब्जेक्ट तो टारगेट से आगे निकल जाता है, और टारगेट का जो सरफेस था वो पीछे रह जाता है, क्योंकि उसकी रोटेशनल स्पीड कम होती है। तो ये है आपका कोरियोलिस फोर्स। जैसे आपने कभी वो देखा मैरी गो राउंड नाम का झूला पार्क में, एक गोल प्लेट होती है जिसमें 4 बच्चे बैठते हैं, उसको गोल 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 घुमाया जाता है, और उसमें आमने सामने 2 बच्चे बैठे हैं मान लीजिए, और एक बच्चा बॉल लेके बैठा हो और झूले को घुमाना शुरू किया जाए, और बच्चा अपने सामने वाले बच्चे को बॉल फेंकने की कोशिश करे, वो पूरा टारगेट करके फेंकेगा। सपोज मैं मैरी गो राउंड झूले पे चल रही हूँ और आप भी चल रहे हो, और मैं सामने वाले को बॉल फेंकी, जब तक मैं बॉल फेंकूंगी बॉल हवा में रहेगी, हवा में वो स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रही है, पर जब तक वो बॉल उस स्पॉट पे पहुंचेगी तब तक वो बच्चा आगे निकल चुका होगा, तो वो किसी और बच्चे को मिलेगी, और टारगेट जिसने भेजी थी वो भी आगे निकल चुका है, तो वो तो उसी बच्चे को देख रहा है जिस बच्चे की तरफ उसको बॉल फेंकनी थी, तो वो देख रहा है अरे रे मैंने तो इसको भेजी थी, ये तो इधर चलेगी बॉल, ये तो इस टारगेट के राइट साइड में चलेगी, जबकि बेचारी बॉल कुछ नहीं करी, बॉल तो हवा में स्ट्रेट पाथ में चल रही है, उसके नीचे का सरफेस ही खिसक गया। इसीलिए ये इफेक्ट क्रिएट होता है, ये रियल फोर्स नहीं है, बॉल मुड़ी ही नहीं है, बॉल तो स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रही थी। तो ये कोरियोलिस फोर्स केवल एक आभास है, ये एक आप कह दो इल्यूजन है, जो क्रिएट हो रहा है किसकी वजह से, अर्थ के रोटेशन की वजह से। हाँ,
हाँ, हवा तो बेचारी सीधी जा रही थी, जैसे बॉल सीधी जा रही थी, पर उसके नीचे का सरफेस ही मूव कर गया, तो उसकी वजह से ये इल्यूजन क्रिएट होता है। इसलिए कोरियोलिस फोर्स एक रियल फोर्स नहीं है, ये एक स्यूडो फोर्स है। ये कृत्रिम, मतलब आप ये कह लो रियल फोर्स नहीं है, केवल एक प्रभाव मात्र है जो हमें लग रहा है, आभास हो रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम सब घूम रहे हैं।